हो गया। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं चुन्नू सर। स्वागत है आपके अपने चैनल CRP क्लासेस नवादा पे। जैसा कि जान रहे थे, आपके वादे के मुताबिक हमने कहा था कि आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का छठा चैप्टर, जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। माने हम लोग जो संसाधन जानते हैं उसके बारे में, उसका क्या क्या प्रबंधन है, कैसे उसको बचा सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक मेरे भाई, पहले समझिए कि हेडिंग लगा हुआ प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन और वन शॉर्ट ऑब्जेक्टिव, मतलब आपका एक ही वीडियो में पूरा ऑब्जेक्टिव आपको हम पढ़ाने वाले हैं। केवल एक वीडियो पढ़ लीजिए, इससे फालतू एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं रहे, यह आपसे मेरा वादा। अगर एक भी फालतू आ गया तो फिर तो एक आगो अवे करता है, कौन बड़ा बात हो गया। आइए दोस्त, तो हम जानते हैं प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। पहले एक छोटा सा बात हम ये समझते मेरे दोस्त, सर ये संसाधन क्या होता है। संसाधन आप सुने होंगे। अब पहला बात ये समझिए कि ये है मेरे दोस्त, केमिस्ट्री का चैप्टर है ये नहीं है, ठीक है, ये झूठ मूठ को डाल दिया गया है। ये आप समझिए कि ज्योग्राफी का चैप्टर है, ये आपको ज्योग्राफी में ही पढ़ना चाहिए था, लेकिन फिर भी यहाँ जब डाल दिया है तो हम लोग उसको पढ़ाते हैं। संसाधन क्या होता है, रिसोर्सेस क्या होते हैं, सिंपल समझिएगा कि वैसा पदार्थ, वैसा वस्तुएं जो मानव की आवश्यकता को पूर्ति करता है, उसे हम क्या बोलेंगे, संसाधन बोलेंगे। ठीक है, बस केमिस्ट्री के भाषा में बोलेंगे कि वैसा पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है उसे संसाधन कहते हैं। कुछ संसाधन ऐसे हैं जो पहले से मौजूद है, माने मानव उसको बनाया नहीं है। जिसको मानव नहीं बनाया है उसको बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन। मतलब कौन बनाया पता नहीं, लेकिन मानव उसको नहीं बनाया, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि दुनिया में कोई ऐसी शक्ति होगी जो वो संसाधन को बना दिया होगा, प्राकृतिक संसाधन। ठीक है मेरे भाई। और एक होता है कृत्रिम संसाधन। कृत्रिम संसाधन जिसको मानव बनाया है, मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको बनाया गया है। जैसे समझिए, अगर पूछे जल, क्या जल बनाया है मानव, बोले नहीं सर। क्या मिट्टी, नहीं सर। क्या हवा, नहीं सर। सूर्य, नहीं। धरती, नहीं। ये सब जो है मानव संसाधन नहीं है, ये कौन है, प्राकृतिक संसाधन है। कृत्रिम में कौन कौन आएगा, जिसे मानव अपनी आवश्यकता के हिसाब से रोड बनाया, ठीक है, गाड़ी बनाई, ट्रेन बनाई, एरोप्लेन बनाया, ठीक है, जो मानव अपनी सुविधा के अनुसार कूलर, पंखा, टेबल है, टीवी वगैरह सब जो भी बनाता है उसको बोलते हैं कृत्रिम संसाधन। ठीक है मेरे भाई। तो इसमें तो पढ़ना थोड़ा है, लेकिन देखिए अब हम ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आपको हम सारे क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, वहाँ मैं सारे कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है। ठीक है मेरे भाई, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है मेरे प्यारे भाई, कहता है विश्व में कितना प्रतिशत भागों में जल पाया जाता है, यानी धरती पर टोटल कितना परसेंट जल है, तो आप याद रखिएगा 71%। 71%। आप देखिएगा कहीं पर ऑप्शन में 71% नहीं है, तो लगभग हम मान सकते हैं क्या परसेंट, 70%। यानी पूरे धरती पर जो जल की मात्रा होती है दोस्त, वो 70%। समझ में आ रहा है, पूरे धरती में 70% पानी ये है, ये समझिए पहले आप। पूरे धरती में 70% पानी है, मात्र 30% में धरती जहां घर है, मकान है, दुकान है, पहाड़ है, पठार है, समझ लीजिए आप लोग, सब कुछ ओकरेम है, रोड है, सब कुछ मात्र 30% में, और 70% पानी। क्या ना, कितना खतरनाक बात है। अगर पानी हावी हो जाए धरती पर तो पूरा धरती क्या होगा, डूब जाएगा, है ना। इसलिए आप सुने होंगे कभी कभी जो कहते हैं कि भैया गर्मी बढ़ रहा है तो ग्लेशियर पिघल जाएगा। ग्लेशियर मतलब पूरा पहाड़, बर्फ का पहाड़, हिमालय, अगर वो पिघल गया ना तो उसका पानी कहाँ आएगा, समुद्र में, और समुद्र का पानी आ जाएगा आपका धरती के ऊपर, तो धरती पूरा जलमग्न हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर समझ में आपको आ रही है तो एक बार कमेंट करेंगे कि हाँ सर समझ में आपको आ रही है सारी बातें। सब लोग जुड़े हुए हैं, गौतम है, मनीष है, अंजलि है ना। कहता है निम्न में से सबसे ऊंचा बांध, ऊंचा बांध। अब कैसे इसको याद रखा जाए, दो को बांध दिया, टिहरी अब भाखड़ा। अब देखिए आदमी को भाखड़ा कोई भांगल भांगल रहो, देखो भंगलाहा भांगल है। अब भंगलाहा भांगल मतलब उसे ठीक से सोधा होता है नहीं, भंगलाहा उसको बोलते हैं जिसका कोई पैर हाथ को टूटल फूटल रहो है, तो ऊंचा हो पाते हो, काय उसका पैर टूटल देता वो नीचे रहता। ठीक है, अब एक के बदले टिहरी, टेढ़ा एकदम पूरा है, एकदम भयानक बात, हम टेढ़ आदमी हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो सबसे ऊंचा बांध आप रखेगा टिहरी बांध। टिहरी बांध मैं आपको ऐसी मजाक मजाक में इसको याद करवा दूंगा, टिहरी बांध। भाखड़ा भांगल भांगल वो सब कहाँ से ऊंचा रहेगा, जो तो बैठल रहेगा, जरा गोड़े हाथ में ऊंचा होगा नहीं। आई टिहरी बांध है, टिहरी बांध। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, गंगा नदी की लंबाई कितनी होती है, तो ये आपको रटना ही पड़ेगा।
गंगा नदी की लंबाई टोटल होती है 2500 किलोमीटर। समझ में आ रहा है जी? गंगा कितनी लंबी है? 2500 किलोमीटर। 2500, ये सब ज्योग्राफी में पढ़े होंगे आप लोग बड़े बढ़िया से। गंगा कहाँ से निकलती है, कहाँ खत्म होती है, ये सब हम ना बताएंगे, क्योंकि हम ज्योग्राफी मास्टर नहीं है, हमें केमिस्ट्री वाला जो है एग्जैक्ट क्वेश्चन है हम आपको वही बता के चलेंगे, ठीक है। तो गंगा की कुल लंबाई कितनी होगी दोस्त? 2500 किलोमीटर। कैसे याद रहेगा गंगा वाला? वो तो याद करना पड़ेगा, कौन उपाय इसका है। गंगा जो है उसकी लंबाई है 2500 किलोमीटर। आइए दोस्त, तथा टिहरी बांध, जो टेढ़का बांध था वो सबसे ऊंचा था। आपको पता है कि सबसे ऊंचा बांध कौन? टिहरी बांध। कौन सा बांध? कहता निर्माण किस प्रदेश में हुआ था? तो याद रखिएगा, एक फेमस जगह है उत्तराखंड। उत्तराखंड, उत्तराखंड में ही टिहरी बांध है। उत्तराखंड में कौन सा बांध है? टिहरी बांध। टिहरी बांध, ठीक है। अब देखो ऐसे याद रखना, याद नहीं रहेगा, ऐसे रख लो। उत्तराखंड में टिहरी बांध है जो सबसे ऊंचा बांध है। कौन खंड में? उत्तराखंड में, ठीक है। इतना एक बार आया था उत्तराखंड में जी, पूरा भयानक पानी आया था, वर्षा कस के हुआ था, पूरा सब डूब डाब गया था, सबसे ऊंचा हो गया था। तो यह उत्तराखंड में ऊंचा था नहीं जी। उत्तराखंड में ऊंचा कौन बांध? टिहरी बांध। उत्तराखंड में ऊंचा बांध, ऊंचा बांध का नाम क्या था? टिहरी बांध। यानी टिहरी बांध कहां से है? उत्तराखंड से। आइए मेरे दोस्त, उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? पहले समझो उभयलिंगी क्या होता है। उभयलिंगी उभयलिंगी, आप नाम सुने होंगे सर जी, कि हम लोग जैसे मेल है, मेल माने पुरुष, और एक होता है फीमेल। फीमेल माने कौची? महिला। एगो स्नाहवा लॉन्च हो गया है ना, हुआ है, वो तीसरा जेंडर में आ जाता है। यानी ना वो मेल है ना वो फीमेल है, उसमें दोनों का गुण पाया जाता है, यानी मेल का गुण और फीमेल का गुण। ओकरे बोलते हैं उभयलिंगी, जरा में दोनों लिंग मौजूद होता है, माने पुरुष वाला लिंग भी और स्त्रीलिंग भी, ठीक है, पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग, ओकरे को बोलते हैं उभयलिंगी। तो याद रखिएगा, देखिए केचुआ दोनों गुण उसमें होता है, दोनों गुण होता है। माने जब केचुआ जनन करेगा ना, तो ऐसा नहीं कि वो मेल चाहिए वो फीमेल चाहिए, हम लोग करते हैं जनन, ठीक है, तो दो को चाहिए, एक लड़का एक लड़की, मेल यानी फीमेल, एक माता और पिता, ठीक है। मान लो को कौवे है तो कौवा कौनी है ना जी, है ना, बैल है बैल गाय, भैंस भैंसा, है ना, इस तरह से मेल फीमेल चाहिए। तो मेल फीमेल रहेगा तो दुलिंगी हो गया। अगर उभयलिंगी कहेगा ना तो एक ही में दोनों होना चाहिए, समझिए। माने केचुआ जो है उभयलिंगी है, कृमि जो है उभयलिंगी है, हाइड्रा जो है उभयलिंगी, ये तीनों जो है वो कौन है बुआ? उभयलिंगी। फेमस केचुआ कृमि हाइड्रा, केचुआ कृमि हाइड्रा, तीनों जो है उभयलिंगी है। तो कौन उभयलिंगी नहीं है? तो मछली नहीं है दोस्त। मछली में दोनों आता है अलग अलग, एक मेल मछली एक फीमेल मछली, माने नर मछली और मादा मछली। मछली उभयलिंगी नहीं है, उसमें दोनों गुण नहीं है, एक अलग मछली नर अलग है और मादा अलग है, दोनों संभोग क्रिया करती है तब तो बच्चा पैदा करेगा। बात बुझा रहा है ना? तो यह उभयलिंगी आपका नहीं है। तो ना आपका जो ऑप्शन हो गया मेरे दोस्त, आपका जो ऑप्शन हो गया प्यारे, ऑप्शन हो गया डी, उभयलिंगी नहीं है। ठीक है मेरे भाई, आजा मेरा सोना, पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? एक बहुत बढ़िया व्यक्ति था भाई, डार्विन, नाम उसका याद रखेगा। डार्विन बहुत डरावना सिद्धांत दिया था। डार्विन जो है बहुत ही डरावना सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा कि भैया इस धरती पर जीवित तो वही रहेगा जो जनन करेगा। डार्विन ने बड़े अच्छा बात कहा कि मेरे दोस्त, धरती पर जीवित तो वही रहेगा जो जनन करेगा। बोले सर जी कौन बड़ा बात हो गया? अच्छा बताइए, हमरे बियाह नहीं होगा, क्या हमारा खानदान होगा? नहीं। अब भविष्य में ऐसा होगा कि हमारो खानदान नहीं होगा, बेटा नहीं होगा, मान लो बेटा नहीं हुआ, जन्म बियाह नहीं हुआ, तो आगे पीढ़ी हमारा बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। यानी जीवन को जिंदा रहने के लिए, उस प्रजाति को जिंदा रहने के लिए उसका जनन करना अति आवश्यक है। इसलिए सरकार करती क्या पता है? मान लो जो जीव विलुप्त होने वाला है उसको उठा कर लाती है, एगो मेल एगो फीमेल, और दम भर संभोग करवाती है, तो उससे क्या जो संतानें पैदा होगी वो पीढ़ी को बढ़ाएगा। यानी डार्विन कहा था इस प्रकृति में आपको जीवित रहना है, चयनित रहना है, इसलिए क्या करना पड़ेगा? संभोग क्रिया करनी पड़ेगी, यानी जनन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज देखिएगा प्राकृतिक चयन सिद्धांत का सिद्धांत किसने दिया था? तो भैया सिंपल से बोलेंगे डार्विन। कोई दिक्कत? क्या बोलेंगे? डार्विन। ओके मेरे भाई, आ जाओ मेरे दोस्त। प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे
महत्वपूर्ण अजैवी संसाधन निम्न में से कौन है? पहले समझो अजैवी और जैवी। एक होता है जैवी संसाधन, जैवी, और एक होता है अजैवी। आवाज बहुत उसमें है जी। एक क्या होता है दोस्त? जैवी। जैवी उसको बोलते हैं ना कि जिस संसाधन में जीवन हो, यानी वो जीव से प्राप्त होना चाहिए। जो संसाधन जीव से प्राप्त होता है, जीवन होता है, उसको बोलेंगे हम जैविक संसाधन, ठीक है। और जिसमें जीवन नहीं हो उसे क्या बोलेंगे? अजैविक संसाधन। अब बताइए क्या लग रहा है आपको? जल में जीवन है सर जी? जल में थोड़े, जल से जीवन है लेकिन जल में जीवन नहीं है। अरे हम लोग जल पीते हैं ना जी, हम लोग में जीवन है, जल में जीवन है। भले हम लोग का जीवन जल से चलता है, जल ही जीवन है, जल में जीवन नहीं है, ठीक। तो यही हो गया मेरा कोची अजैवी। बताइए वन, वन में होता है पेड़ पौधा, उसमें जीवन है, क्या है? जीवो से। कोयला, कोयला किससे बनता है? जीव से बनता है। अब पेट्रोलियम भी जीव से बनता है। यानी अजैविक संसाधन क्या हो गया बुआ? केवल केवल जल। यहां तक अगर समझ में आपको आ रही है, हमने अभी किया है 7 क्वेश्चन। आप ये बताइए कमेंट करके, प्यारा सा कमेंट करके, कि 7 क्वेश्चन में आपने कितना बनाया? 7 क्वेश्चन में आपने कितना बनाया? मैं आपका कमेंट का वेट कर रहा हूं मेरे भाई। 7 में आपका कितना सही हुआ? 7 बाई कितना आपका सही हुआ? मान लो 7 क्वेश्चन हुआ तो 7 लिखिए नीचे, और जितना सही किए उसको लिखिए ऊपर। ये चैप्टर बहुत मजेदार है, ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, सर जी पढ़ाए होंगे, मैं आपको ऑब्जेक्टिव इसका करा रहा हूं। चलिए प्रिया, सचिन, अंजलि, गौतम, अहीर, चलिए सभी का सही है। बेल्डन, बेल्डन आइए मेरे दोस्त। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? बताइए। अब जहां 200 सेंटीमीटर वर्षा होगा तो सूखल रहेगा जी, शुष्क होगा? नहीं जी, सूखल कहाँ, पूरा भींजल रहेगा, तो नम नम क्षेत्र होगा, उसमें पूरा पानी रहेगा, ठीक है। जहां 200 से भी अधिक सेंटीमीटर वर्षा होगी ना बउआ, तो उसको सूखा क्षेत्र नहीं बोलेंगे, वहां वैसा क्षेत्र बोलेंगे जहां पानी की मात्रा ठीक ठाक है, ठीक है। नम क्षेत्र, जहां नमी हो, ठीक है। अगर इससे बेसी वर्षा हो रही तो क्या बोलेंगे बउआ? नम क्षेत्र। क्या बोलेंगे दोस्त? नम क्षेत्र, ठीक है। आइए, अब वर्षा होगा तो नमी ना होगा। देख रहे हैं कितना कहता है? 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा हो रही, और जहां जहां वर्षा होगा वहां नमी होना फिक्स है मेरे दोस्त। क्या बोलेंगे? नम क्षेत्र, ठीक है मेरे भाई। हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? आप समझिए, जैसे आप सुने होंगे कि सर जी जहां वर्षा होती है तो वर्षा के पानी जहां जमा हो जिसको बहुत नाम है। गांव में सुने होंगे आप लोग, बिहार में, बिहार में क्या बोलता है जी पता है आप लोग को? अहरवा नहीं बोलता है कि अहरवा में पानियां जमा हो गए, आहरा, पोखरा, तालाब नहीं बोलता है। तो आपको कहाँ कहाँ बोलता है ये सब आपको याद करना पड़ेगा कि आहरा कहाँ बोलता है, पोखरा कहाँ बोलता है, तालाब कहाँ बोलता है। तो यहाँ 2-4 क्वेश्चन है, तो मैं आपको याद करवाता हूँ कि कहाँ कहाँ क्या बोलता है। समझिए ध्यान से। जैसे हिमाचल है, तो हिमाचल प्रदेश में जो सिंचाई की व्यवस्था है वो किससे कर पाते हैं? ऐसा कौन सा जगह जहां पानी को रखा जाता है? तो समझिए, ऐसे याद रखिएगा कि हिमाचल माने हिम। ध्यान दो मेरे प्यारे भाई, हिमाचल मैंने कौन सी बउआ? हिम, 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 हिम मैंने कौन सी होता सर जी? थोड़ा सा कम करता हूं। हिम माने होता है बर्फ, हिम माने बर्फ। तो हिमाचल में बहुत बर्फ होती है, मान लीजिए, ऐसे आपको याद करवा रहे हैं। यही मैंने कुछ हो गया बर्फ। और ज्यादा ठंडा है, मैंने पूरा बर्फीला क्षेत्र भरपूर ठंडा है, तो आपको गर्म करना पड़ेगा हाथ को कुल्हा से, चूल्हा से, कुल्हा से, कुल्हा से, ठीक है। यानी आपको हाथ को गर्म करना पड़ेगा, सेकना पड़ेगा चूल्हा से, बोलिए उसको बोलेंगे कुल्हा से। क्या बोलेंगे? कुल, है ना जी। यानी हिमाचल प्रदेश में आप जो स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था है किससे होती है? कुल से होती है, ठीक है। ओके मेरे दोस्त, शायद मजाक मजाक में आपको बातें याद हो तो बड़ी बढ़िया है, ठीक मेरे भाई। चलिए प्यारे भाई, पता चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? अब देखो चिपको आंदोलन क्या था। एक बार क्या हुआ था ना कि सबसे पहले थी अमृता देवी बिश्नोई, जो शायद राजस्थान की शायद कहीं की थी, हाँ वही की शायद, मेरे को उतना याद नहीं। तो वहां क्या हुआ था कि पेड़ को कोई काटने आया था, तो उस पेड़ में वो चिपक गई थी, लेकिन जो काटने आया था ना वो रुका नहीं मेरे भाई, पेड़वा के साथ उसको उड़ा दिया था। अमृता देवी बिश्नोई को, समझिए कितना खतरनाक बात था।
ठीक है। बाद में एक राज्य और में ऐसा करने लगा, तो वहां देखिए जब उसको खत्म कर दिया तो उसके इतिहास खत्म हो गया, मान लीजिए वहां कुछ आगे कुछ बना नहीं। तो बाद में एक जगह और आया, वहां थे सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा, वो कहा नहीं, इस पेड़ को हम काटने नहीं देंगे। वो भी वही काम किए, पेड़ में चिपक गए और उस पेड़ को बचा लिए, नेता बन गए, बोलना हम पेड़ काटे देंगे नहीं। तो देखो आज कैसे रहेगा, आप समझिए कि आपको चिपकने का मन कहाँ करेगा, लगता है कि किसमें हम चिपक जाएं। सर जी किसी को देखते हुए आदमी को सुंदर है, पूरा सुथर एकदम है, नहीं लगता कि सर चिपक जाए, काश ये हमारे से बात करती, काश हमारे से कैसे सर वजरा जाती तो कितना मजा हमको आता। चिपकने का मन करता आपको, है ना जी, एकदम हाथ बड़े घूमते वगैरह, है ना। तो चिपकने का मन कहाँ करेगा, किसके साथ, जो सुंदर है, सुंदर लाल बहुगुना। क्या ये बात है आपको याद होगी? हाँ सर जी, ऐसे पढ़े वो तो कैसे नहीं होता याद, बोल तू खाली इसे पढ़ान दो सर, हम सब याद कर लेवे। चिपके का मन कहाँ करो है, जो सुंदर है, सुंदर लाल बहुगुना। क्या ये बात क्लियर है? बोल यहाँ की ना, बोल हाँ सर जी। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ, आइए। कहता जैव निम्नीकरण अपशिष्ट निम्न में से कौन है? तो समझो, निम्नीकरण मतलब होता है उसको समाप्त कर देना, खत्म कर देना, एकदम उसको एकदम खत्म कर देना है, निम्नीकरण कर देना, इतना उसको सताना है कि एकदम सड़ गल के खत्म हो जाए। लेकिन किससे? जैव के द्वारा, किसी भी जीव के द्वारा। अगर कोई जीव के द्वारा निम्नीकरण हो गया, सड़ गल गया, खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, उसे क्या बोलेंगे? जैव निम्नीकरण। इसमें से कौन है जो जैव निम्नीकरण है? तो क्या जो मल मूत्र है, क्या सड़ गल सकता है? एकदम सड़ गल सकता है, गनौरा बन जाता है। बाहित मल जो है, बह रहा मल वो हो जाता है। पेड़ पौधा ये भी सड़ गल जाता है, आप सुनेंगे मट्टी बन जाता है। इनमें से क्या मारेंगे? सभी। जैव निम्नीकरण माने जीवों के द्वारा निम्नीकरण हो जाना, सड़ गल जाना, खत्म हो जाना, विनष्ट हो जाना, वो क्या कहलाता है? जैव निम्नीकरण। अच्छा बताइए, प्लास्टिक, क्या प्लास्टिक जो है, पॉलीथीन जो है, जैव निम्नीकरण है? नहीं है। वो जीवों के द्वारा नहीं सड़ गल सकता है, कोई और प्रोसेस हो सकती है, लेकिन जीवों के द्वारा वो सड़ने गलने वाला नहीं है। केला हाँ, फल हाँ, चावल दाल सब ये सब सड़ गल सकता है, लेकिन प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया है, ये सब चीजें जो है सड़ने गलने चीज नहीं है। तो जीवों के द्वारा सड़गल जाना निम्नीकरण कहलाता है। क्या ये बात क्लियर है मेरे भाई? बोलो एक बार हाँ, एक बार कमेंट करेंगे मेरे प्यारे भाई, सब लोग एकदम इज्जत के साथ कि हाँ सर जी अब बात हमको बुझा रही है या ना बुझा रही। ठीक है, आगे बढ़ जाता है। अगला है कोची, जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट निम्न में से कौन है? मतलब कि देखो जीवों के द्वारा वो निम्नीकरण नहीं हो, अनिम्नीकरण मतलब कि सड़े गले नहीं, यानी वैसा चीज का नाम बताओ जो जीवों के द्वारा सड़ता गलता नहीं है। तो देखिए शीशा सड़े गलेगा नहीं सर जी, कितनू बैठा लीजिए जीवो सड़े गला नहीं। आर्सेनिक ये भी नहीं, रेडियो धर्मी पदार्थ ये भी नहीं सड़ने गलने वाला है। आदमी से सभे जो है वो है कौची? जैव अनिम्नीकरण, मतलब इस तीनों जो है जीवों के द्वारा सड़े गलेगा नहीं, विनष्ट नहीं होगा, जैसे बन गया उसी रह जाएगा मेरे भाई। क्या ये बात बुझा रहा है? हाँ कोई और प्रोसेस हो सकता है इसको खत्म करने के लिए, लेकिन जीवों के द्वारा वो नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, आजा। कहता जल दिवस कब मनाया जाता है बताइए? भरपूर मात्रा में पानी पीते हैं हम लोग, पानी पीते हैं, पानी बहाते हैं, मुंह पर पानी मारते हैं, दुनिया ही पानी पानी से भरा हुआ। 70% जो है धरती पर पानी है, हम लोग पानी को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन वो पानी थोड़े है जी, पीने वाला पानी मात्र 1% है, वो भी कितना बर्फ के रूप में बैठा हुआ है। ठीक है, अब ये समझिए कि जल दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई। तो आप अच्छा एक बताइए, बिहार दिवस आपको पता होगा कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई, मेरे सोना, मेरे बाबू, मेरे टोना, बताओ तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है बउआ? सर जी 22 मार्च को। आप पढ़ाए थे नहीं बल्कि जानते हैं, आपके स्कूल में खेल वगैरह भी होता है 22 मार्च को। बस एक बढ़ा दो, बिहार से पानी शुरुआत होगा, क्योंकि बिहार में पानी कोई कमी नहीं है। 22 के बाद खाली एक बढ़ा दो, बस सर जी 23 मार्च। कै मार्च? बस यही है मेरे प्यारे भाई जल दिवस। क्योंकि बिहार में पानी कोई, दिल्ली थोड़े है कि पानी के बिजली भी लेते हैं ना, बिहार में अंठेल पानी है, पानी ही पानी है, पानी ही पानी। जैसे हमारा ही कोची है मैथ पानी पानी है, उसी बिहार में भरपूर पानी पानी है। 23 मार्च के, कै मार्च के? 23 मार्च के। तो याद रखेगा जल दिवस जो है मेरे भाई 23 मार्च को मनाई जाती है। क्या इतना बात समझ में आपको आ रहा है या ना आ रहा है? सर जी आ रहा है।
आगे सुसा की के रोबो है सोना मोरा गे, अजाने के चोरई ले जाए चोरागे। आइए मेरे दोस्त, कहता कोलिफॉर्म मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है? इसका नाम एकदम याद रखे, बहुत भयानक की जीव है कोलिफॉर्म। कोलिफॉर्म एक ऐसा जीव है मेरे भाई जो पानी को गंदा करता है। अगर किसी जीव में कोलिफॉर्म ज्यादा हो गया, 1 लीटर में अगर 200 से ज्यादा मान लीजिए हो गया, तो पानी पीने लायक नहीं है, नहाने लायक है। अगर 900 हो गया, 600 हो गया, तो पानी ना पीने लायक है ना नहाने लायक है। ठीक है, अगर पानी में कोलिफॉर्म एको घून नहीं है तभी उस पानी को पी सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा खाना जो हम खाते हैं, हमने क्या बताया कि कोलिफॉर्म कहाँ पाया जाता है? पानी में। कोलिफॉर्म कहाँ पाया जाता है? पानी में। अब क्या है कि ये जब जहां जितना पानी में रहेगा उस पानी को उतना गंदा कर देगा। जानते हैं ये जो गंगा का जल है, गंगा पानी में 1000 मतलब 1 लीटर में 900 कोलिफॉर्म है। समझिए बतिया को, एक में कितना है? 900 है, बहुत ज्यादा है। मतलब गंगा के पानी पूरा दूषित है। और कुछ लोग जो पानी को पीते हैं, अच्छा बात है, पवित्र है, मानिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो पानी पीने योग्य नहीं है मेरे भाई। वो पानी पीने योग्य नहीं है, नहीं पी सकते पानी को, ठीक है। लेकिन कोई पी रहा है तो चलिए उसकी हम आस्था को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन पानी पीने योग्य नहीं है। अब समझिए, तो बताइए, आप बताइए कि पानी जो है हमारे किस भाग में जाता है, कहाँ होता है शोषण पानी का? आप जानते होंगे, बड़ी आंत में। यानी यही कोलिफॉर्म जीव जो है वो मनुष्य के जाके आंत में फंस जाता है और ये आंत को कभी सड़ा सकता है। ये बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए अच्छा पानी पियेंगे आपका आंत सुरक्षित रहेगा, तो खाना पच भी फिर नहीं करे बाद में। अभी घटना है ना एक लड़की की जो बहुत मोमोज खाती थी, बहुत मोमोज खाती थी, और क्या हुआ कि उसका छोटी आंत में छेद हो गया मेरे दोस्त। मोमोज, चूंकि मोमोज मैदा का बनता है और मैदा कभी भी ठीक से नहीं पचेगा, जान लीजिए। मैदा खाएं पचेगा नहीं अच्छा से, वो जान लीजिए पेट खराब कर देगा आपको। और लगातार मोमोज खा लिए तो जीवन भर आपका एकदम मैंने मरना फिक्स है, कोई उपाय इसका नहीं है। इसलिए फास्ट फूड को त्याग देना चाहिए और जो अच्छा फूड है, फल फ्रूट, ये सब खाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, चलिए। तब याद रखेगा कि कोलिफॉर्म मनुष्य जो है, मनुष्य के शरीर में कहां पाया जाता है? तो आंत में, चूंकि पानी में रहता है। अब जानते हैं कि पानी का अवशोषण कहां होता है? बड़ी आंत में। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ मेरे दोस्त। भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी? बाघ को संरक्षण करना था, क्योंकि समझिए बाघ अपने आप को राजा बुझता है, तो उसकी जनसंख्या कम होती जाती है। जो राजा बुझता है वो उतना ध्यान देगा थोड़े लड़के पर। जी, किसी को बड़ा बनना है, मान लो बहुत महान बनना है, तो वो व्यक्ति बियाह नहीं करेगा, पहला बात। शादी बियाह नहीं करेगा और वो झोल से बहुत दूर रहेगा। माने जनन प्रक्रिया बहुत कम करेगी, जान लीजिए। मैंने उसका उस चाहबे नहीं करता संतान मेरा बढ़े, एकदम बस हम ये से हम ही खली है। तो भैया बाघा उघा बहुत राजा मान नहीं बोलता, एकदम जंगल का राजा, शेर है, बाघ है, फलना है, तो सब बहुत जनन प्रक्रिया बहुत कम करती है। मैंने वो नहीं चाहते कि संतान बढ़े। तब देखिए उसको संरक्षण करने, उसको बचाने के लिए 1970 में लाई गई थी परियोजना के भैया बाघ को बचाया जाए। बाघ के साथ उसकी जो फीमेल पार्टनर है उसको मिला के बड़े बड़े जंगल में रखा गया और कहा भैया तुम करो और संतान को बढ़ाओ। ठीक है भाई, 1970 में याद रखेगा, 1970 में। ठीक है, बाघ संरक्षण योजना कब लाई गई थी? 1970 में। कहता निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है? माने कौन जो है वो पर्यावरण के लिए सही नहीं है? माने ऐसा कौन सा इसमें काम है जो पर्यावरण के लिए सही नहीं है? आपको पता है कि पर्यावरण दूषित होती है, मान लो अथी हो गया, हवा में धुआं मिल गया, पानी खराब हो गया, ऐसा कौन सा काम इसमें किया जाए जो पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है? तब समझिए, पैदल चलना कोई गलत काम नहीं, सही काम है, चलिए बोलते, आपका माने बॉडी भी ठीक रहेगा और पर्यावरण के लिए कोई दिक्कत नहीं है। साइकिल से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है आपका, ठीक है। मोटरसाइकिल से चलिए तो ये थोड़ा समस्या है, इसमें चलने में तो आपको आराम लगता है, लेकिन इससे जो धुआं निकलती है वो पर्यावरण के लिए सही नहीं है। तो यही हो गया आपका ऑप्शन कि कौन अनुकूल नहीं, किसके लिए? पर्यावरण के लिए भैया। तो पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है कौन मेरे भाई? तो क्या बोलेंगे? मोटरसाइकिल से चलना। वो आपके ऑप्शन के हिसाब से डिपेंड करेगा। ठीक है मेरे दोस्त, आइए
कहता निम्नलिखित में से कौन जो है वो गंगा प्रदूषण, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन जो है गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। यानी इसमें ऐसा कौन कौन चीज है जो गंगा को प्रदूषित नहीं कर रहा है। अब बताओ, कोई गंगा में लहास फेंक दिया, बताइए, जीव को ने फेंक दिया, लेटरिन कर दिया, कंपनी का मलबा फेंक दिया, पूरा ढेर अलग अलग फेंक दिया, तो वो सब जो है प्रदूषण का कारण है। तब देखिए कौन जो है वो गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। मानी भैया किसके द्वारा जो है गंगा प्रदूषित नहीं होती है। अब मान लो गंगा को मछली पाल रहा है तो क्या इसे प्रदूषण है? बोलना नहीं सर जी, इससे कोई प्रदूषण नहीं, यही ऑप्शन सही है। अब मान लो कोई व्यक्ति गंगा में कपड़ा धो रहा है, उसे क्या होगा? प्रदूषण। गंगा में अधजलीय सब को फेंक देना, मैंने लहास को फेंक देना, वो भी कोई चीज है? प्रदूषण, ठीक है कि नहीं। गंगा में रासायनिक अपशिष्ट पदार्थ को बहा देना, केमिकल बहा देना, कोई चीज है? प्रदूषण है। यानी गंगा में मछली पालना कोई भी प्रदूषण नहीं है, तो यही जो है इसका उत्तरदायी नहीं है। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? हमने ओवरऑल 17 क्वेश्चन कर लिया, इसमें 20 क्वेश्चन है, सॉरी 40 क्वेश्चन है, हमने 20 कर लिया और 20 कर लिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम पूरा कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई, आ जाइए। कहता सुरगम, सुरगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? अब सुरगम से आद कैसे रहेगा सर जी? सुरगम, सुरगम से कैसे हम आद रखें कि जल संग्रहण की व्यवस्था सुरगम में कहां हो सकती है? तो देखिए आद रखिएगा, सुरगम में रा आता है, बोले हाँ सर जी रा आता है, सु के बाद रा, और देखिए उसके बाद पहला अक्षर के बाद दूसरा में रा कहाँ आ रहा है? तो सर जी केरल में। तो सुरगम जो है वो केरल राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। और ऐसे भी समझो केरल बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, वहाँ का आदमी बहुत सुगम सुगम है, बहुत समझदार है, तो भैया सुरगम जो है वो केरल की जल संग्रहण की व्यवस्था है। याद रखिएगा केरल, सुर केरल, इस तरह से आपको याद कर लेना, ठीक है? ट्रिक ट्रिक है ना। आइए दोस्त, कर्नाटक बताइए, करना में का कर्नाटक। अच्छा आप सोचिए कि अगर ट्रिक से बताया जाए तो कर्नाटक में जल संग्रहण का स्थान कहां हो जाता, किसको बोल सकते हैं आप बताइए? और सर जी कर्नाटक कट्टा, कर्नाटक रंगदार देश है, वहां क्या चलती है? धाए धाए कट्टा, नहीं बोलता है राइफल से खूटा ठोकाला। बताइए, अब बताइए, छेनी हथौड़ी, हथौड़ी सब खत्म हो गया, राइफले काम आ रहा है, घर में खाले जुट नहीं रहा है, आलूआ भात नून भात खा रहा है, और गाना लगा रहा है कोची राइफल से खूटा ठोकाला। आज कर्नाटक याद रहेगा, कर्नाटक में कोची बउआ? कट्टा। कर्नाटक में जो जल संग्रह है, जल जहां रखते हैं उसका नाम कोची है? कट्टा। इसे बताइए बउआ, इसे बिहार है, तब बिहार में बोलते हैं आहरा, क्या बोलते हैं? बिहार में क्या बोलते हैं? आहरा, क्या बोलते हैं? आहरा। तब बिहार में जहां जल जमा होती है उसको बोलते हैं आहरा। बोल चल नहीं बे आहरा नहीं बोलता है, आहरा नहाएंगे, तब बिहार में जल संग्रहण की व्यवस्था को बोलते हैं आहरा। ठीक है मेरे भाई, आहरा। ओके, आ जाइए। निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? मतलब समझ लीजिए कि प्राकृतिक नहीं है मतलब कौचीऊ है? मानव निर्मित है। मानव माने किसको बनाया है? मानव। प्राकृतिक न है भैया, जब प्राकृतिक नहीं है तो कौची होगा? मानव निर्मित, उसको मानव बनाया होगा। तो देखिए कौन है जो मानव निर्मित? क्या हवा को बनाया है मानव? बोल नहीं सर जी। मृदा माने मिट्टी? नहीं सर जी। जल? नहीं सर जी। इस सबको मानव बनाया है जी। जीवधारी, जीवधारी, ये भी तो नहीं होना चाहिए, लेकिन चलिए इसी को मार के चलेंगे, चूंकि मानव इसको नहीं बनाया है, इसको नहीं बनाया है, इसको नहीं बनाया है, यानी क्या बोलेंगे? जीवधारी। क्या बोलेंगे? जीवधारी। ये सब जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ठीक है, आजा। यूरो 2 का संबंध किससे है? देखो दोस्त, एक महादेश है यूरोप, एक महादेश कौची है? यूरोप। ठीक है, यूरोप बहुत जागरूक महादेश है, माने आप समझिए एशिया से बढ़िया यूरोप है, माने ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि वहाँ का सब कुछ बढ़िया है। ठीक है, तो यूरोप ने यूरो के नाम से यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4, यूरो 5 के नाम से कई व्यवस्थाएं लॉन्च किया, और ये बताता है कि बउआ आप वैसे गाड़ी को नहीं चला सकते हैं जो बहुत धुआं देता है। यानी यूरो जो है
वायु प्रदूषण के कंट्रोल के लिए लाया गया था। अब ऐसे इसको याद रखो सर जी, यूरो 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 यानी इसको समझो यूरो से बोले एयर, क्या बोले, तो एयर में कौन होता है, वायु, यानी किससे संबंधित है बउआ, तो वायु प्रदूषण से। यूरो 2 का संबंध किससे है, यूरो एयर ना जी, यूरो एयर यानी संबंधित है वायु प्रदूषण से मेरे भाई, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, वायु प्रदूषण से, ठीक है। यूरो 2, 3, 4, 5, 6 सब उसी से है। क्या यहां तक बुझाया? हमने ओवरऑल अभी 21 क्वेश्चन किया। आप ये बताओ कमेंट करके, 21 क्वेश्चन में आपने कितना क्वेश्चन को कर लिया, कितनी क्वेश्चन आपने बना ली, ये बात हमको बताओ मेरे दोस्त। अब कितना क्वेश्चन आपने सही किया, क्या ये बात बुझा रहे आप लोग को? बोलो हाँ कि ना? बोलो सर जी हाँ। चलो मेरे भाई आगे बढ़ जाता हूं, मेरे सोना आगे बढ़ जाऊं। कहता निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? भूमिगत समझो ही, भूमि जो वैसा जल जो भूमि के अंदर, भूमि के गड़ल अंदर, भूमि के गत में रहे, भूमि के अंदर रहे, उसे क्या कहेंगे, भूमिगत जल कहेंगे, जो भूमि के अंदर होता है। मेरे प्यारे भाई ये बताइए मेरे को, क्या नदी का जो पानी होता है भूमि के अंदर होता है? पर मास्टर साहब नहीं, नदिया में जब पनिया ऊपर छलकाता, छलकत जवनिया पनिया, देखो ध्यान से। अब यहाँ समझिए कुआं, बोला हाँ मास्टर साहब ही सही बोलो, कुआं जो है पूरा बढ़िया से गड्ढा खत्ते हैं एकदम धरती के अंदर जाता है, तब निकलता है पानी। तो कुआं जो है भूमिगत जल है, तालाब भी जो है भूमि के ऊपर है, और समुद्र भी भूमि के ऊपर है। क्या ये बात क्लियर हुआ? हाँ सर जी। आइए मेरे दोस्त, चलिए फिर आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी है? उभयलिंगी जैसी कहे एकदम दुनू गुणमा है, मेल और फीमेल, माने इसके जनन के लिए 2 गो नहीं चाहिए, वो अपने कर लेगा, माने अपने पैदा कर लेगा वो, ना और मेल चाहे ना फीमेल चाहे, ठीक है, उभयलिंगी है। तो उभयलिंगी में कौन कौन है बताइए? आपको पता है कि मछली कैसे करता है? बस सर जी 2 गो चाहिए, नर और मादा। शेर, बाप रे बाप, मेरे 2 गो चाहिए, नर और मादा। पठरुआ, ये तो हद कर रहेगा गाँव में। बकरी उकरी देखिएगा ना गाँव में, तो हद कर रहेगा, बाप रे बाप, एगो बोका रहेगा और 4-5 गो बकरी रहेगा, पूरा रपट ले बोलेगा उसको, एकदम एकदम पूरा हद कर देता उसको, मत छोड़िए, हम देखे हैं भाई। और उसको हाथ कुतवा रहता, अरे बा एगो कुत्ता और कई गो उसका फीमेल पार्टनर, कुत्ता बोलेगा ना, भागल भागल बोलेगा, ठीक है। आनी समझिए, ये सब जो है मेरे दोस्त उभयलिंगी नहीं है, इसमें दोनों है, मेल और फीमेल। लेकिन केचुआ जो है बेचारा वो उभयलिंगी है। केचुआ याद रखिएगा, हाइड्रा, केचुआ हाइड्रा, और एगो होता है फीता कृमि, कृमि, ठीक है। ये सब जो है उभयलिंगी, ठीक है मेरे भाई। आ जाए मेरे भाई, देखिए आ गया ना कोलीफॉर्म। बताइए ये कोलीफॉर्म कौन सी है? जीवाणु है। जीवाणु को हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? बताइए ये बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत की बड़ी आंत? सर जी आंत बोलो ने, कहाँ छोटी बड़ी के लिखो, आंत। क्या बोलेंगे? अब इस साथ ही जल में पाया जाता है, जो जल को प्रदूषित कर देता है मेरे भाई, जल को प्रदूषित कर देता है। यही बताता है कि जल प्रदूषित है कि नहीं। अगर कोलीफॉर्म की मात्रा जल में बढ़ जाएगी मतलब जल प्रदूषित हो गया, अगर कम जाएगी तो ठीक ठाक है। ओके मेरे दोस्त, कौन है? जीवाणु है। विषाणु मतलब वायरस, नाम सुने होंगे, कोरोना कौन है? वायरस है। कवक मतलब फंगस, नहीं बोलता भू आ जाता है वो, अगले फंगस। आयो जीवाणु मैंने बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। ओके मेरे भाई, आजा मेरे सोना। 24 स्वच्छ जल का पीएच मान बताइए। अगर हम जल है और साफ सुथरा है, साफ है, साफ साफ साफ, 7 7 7, साफ से कहां पहुंचे हम लोग? 7 पर। अरे जल अच्छा है तो 7 पियो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जल नहीं अच्छा है तो 7 में मत पियो, ठीक है। तो स्वच्छ जल का पीएच मान कितना होता है मेरे दोस्त? 7 होता है। शुद्ध जल, स्वच्छ जल का पीएच मान 7 होता है मेरे प्यारे भाई। क्या यहां तक बातें बुझा रहे हैं? बोले हाँ गुरुजी, ऐसा पढ़ा दो तो कोई फिर बोलते सर जी। आइए देखिए, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो भैया, आप तुम जानते होंगे, देखो पा से परिया, पा से 5, बोलो ना भाई, पा से पर्यावरण, पा से 5, पा से परिया, पा से 5, पा से परिया, पा से 5, 5 जून खाली बोल देना। क्या बोल देना? जून, 5 जून।
5 जून को कौन दिवस? पर्यावरण दिवस मनाई जाती है मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई आजा। गंगा कार्य योजना किस वर्ष लाई गई थी? गंगा को सफाई करने के लिए सरकार ने एक योजना चलाई थी जो 1950 ईस्वी में लाया गया था। कभी कभी 86 भी देता है, तो उसकी चिंता आपको नहीं करना है। मुख्य रूप से कब लाई गई थी? 1985 में। तो देखिए डेट आपको याद रखना पड़ेगा, इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। गंगा की परियोजना कब लाई गई थी? क्यों लाया गया था? सिंपल, कि गंगा बहुत दूषित हो गए थे। नहीं कहते थे राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। यानी राम की गंगा जो हो गई मैली हो गई, किसकी वजह से? पापियों के पाप धोते धोते। सरकार ने कहा भैया कि गंगा तुम बहुत पाप धोया, अब जो है 1985 से तो हम सफाई करना शुरू करते हैं और 10-5 साल में ठीक कर देंगे। लेकिन अभी तक गंगा जी ठीक नहीं हुए हैं, अभी तक भी गंगा का पानी दूषित ही दूषित रह गया है, क्योंकि सरकार केवल नियम बना दिया, काम उस पर नहीं किया। ठीक है मेरे भाई आजा। 1985। चलो आजा मेरे दोस्त। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन किस वर्ष में लाई गई थी? तो पहला बात तो समझो कि चिपको कौन दिया था, कहां चिपकिएगा? जहां बहुत सुंदर हो। सुंदर लाल बहुगुना, सुंदर लाल बहुगुना। क्या ये बात बुझा रहे? बोल जी सर। कब लाई गई थी? तो याद रखेगा 1970 में। 1970 में लाई गई थी। एक चीज में 70 में और लाई गई थी, अब बताइए कब? बाघ परियोजना वाला भुला गए है ना जी? 1970 में, 1970 में। ठीक है मेरे दोस्त। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित किया गया? बांध समझते हैं, बांध नदी पर ही लगा सकते हैं, क्योंकि पानी को बांधने के लिए, पानी को, लेकिन जब पानी को हम जहां चाहें वहां भेज सकते हैं, तब बांध हमेशा नदी पर लगाई जाती है, बांधी जाती है। आप समझिए कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर, तो कैसे याद रहेगा? सरदार दार दार। अब दा वाला बात आ गया, कहां इसमें दा मिल रहा है? नर्मदा। सरदार नर्मदा, सरदार नर्मदा, सरदार नर्मदा, सरदार नर्मदा। यानी सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर लगाई गई थी। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। सरदार जो है सरोवर बांध जो है सरदार दार नर्मदा, नर्मदा पर लगाई बांधी गई थी। ठीक मेरे दोस्त आजा। कहता है कि साल वृक्षों के वन का लगभग 1272 हेक्टेयर क्षेत्र ग्रामीणों द्वारा बहुत बुरी तरह से निम्नलिखित होने से बचाया गया था। ये कहानी कहाँ की है? तो भैया ये कहानी गढ़वाल की है। क्या है? गढ़वाल की है। इस तरह से याद रखिएगा, गढ़वाल की है। मतलब समझिए साल वृक्षों के वन का लगभग 1272 हेक्टेयर जमीन को गड्ढा में जाने से रोक दिया था, मैंने बर्बाद होने से रोक, लिखने हैं निम्नीकरण, मैंने उसको एकदम बर्बाद होने से रोका था। कहाँ वाला आदमी जी? गढ़वाल वाला बउआ, गढ़वाल में। कहाँ बउआ? गढ़वाल में। कहाँ बउआ? गढ़वाल में। ठीक है मेरे दोस्त। कहाँ मेरे दोस्त? गढ़वाल में। क्या कोई दिक्कत? एक बार मैं मोबाइल में कमेंट पढ़ लेता हूँ, मैं देखता हूँ। ठीक है मेरे दोस्त। चलिए सब लोग जुड़े हुए हैं। गौतम जी हैं जुटे हुए, अंजलि भारती है, विद्या जी हैं, बहुत बहुत मेरे भाई है ना। आइए आइए दोस्त, आइए दोस्त। पता है वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? अब वन को बचाना है, वन मेरा बर्बाद नहीं होवे, विनष्ट नहीं होवे, इसको बचाने के लिए हम किस प्रक्रियाओं को आवश्यकता करें? किसको हम, कितना टाइम हो गया? आधा घंटा बचा हुआ। किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? तब समझिए वन बर्बाद नहीं हो, इसलिए क्या करेंगे? तो भैया पेड़ों की अंधाधुंध कटाई नहीं करेंगे, बिल्कुल सही बात है। अतिचारण, खनन, ये सभी नहीं करेंगे। ये सभी अगर करेंगे तो मेरा वन क्या हो जाएगा? विनष्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए मेरे दोस्त। 31 पहुंच गए हैं, अब फटाफट करते हैं फास्ट। अरे दोस्त हटो जी, अरे मच्छर बैठा है। आइए 32। कहता वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जैविक प्रक्रम मतलब जीवों के द्वारा
जीवों के द्वारा अपघटित होना माने सड़ गल जाना कहलाता है, आपको याद है, जैव निम्नीकरण। जैव निम्नीकरण अगर जो जीवों के द्वारा नहीं हुआ उसे बोलेंगे अजैव निम्नीकरण। ठीक है मेरे दोस्त। मतलब पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग किया जाता है। इसको बोलते हैं ट्रिपल आर, आर आर आर। तो पहला है कि कब बचेगा, तो भैया कोई भी सामान को कम प्रयोग करिए, रिड्यूस करिए। रिड्यूस करिए मतलब थोड़ा सा कम प्रयोग करिए। ठीक है, रिड्यूस करिए माने कम प्रयोग करिए कोई भी सामान को। फिर है आर, उसको बोलते हैं रिसाइकल। क्या बोलते हैं, रिसाइकल माने उसी पदार्थ को कोई और पदार्थ में बना के हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, रिसाइकल। एक होता है रीयूज। क्या होता है, रीयूज मतलब ओकरे कैसे करके फिर से प्रयोग कर ले। मान लीजिए आप लाएं मार्केट से हॉर्लिक्स का डिब्बा, लाएं, पहला बात तो उसे डिब्बा मत लाइए मत, चूंकि प्लास्टिक का है, कम प्रयोग करिए अगर संभव हो सके तो। चलो लाइए लिए तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब डिब्बा से हम खा लिए कोई चीज, हॉर्लिक्स पूरा हम चबचबा दिए, है कि नहीं। और जब वो खत्म हो गया तो की करते हैं कि हम नमक चाहे गुड़ी चाहे हद भर देते हैं, आने वही डिब्बा का फिर से हम रीयूज कर लिया, फेंका नहीं, क्या कर लिया, रीयूज कर लिया। कहते बोलना है सर जी जो काट दहिए अब बाथरूम में धर दहिए, धोबे लगी नहीं, तो वहां कुछ हुआ, रिसाइकल हुआ, मैंने आपने उसका रूपा को चेंज कर दिया और कहीं और प्रयोग करने लगा। तो पहला बात है कि रिड्यूस कर लीजिए, ठीक है, या रिसाइकल कर लीजिए या रीयूज कर लीजिए। 3 गो आर आता है, कहां का देखो तो, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है मेरे दोस्त, आ जा मेरे सोना। जैव विविधता के विशिष्ट स्थल क्या कहलाते हैं, बताइए। जहां जीव रहता है, जैव रहता है, जैव विविधता जहां जीवन है, मतलब जीव बहुत सा रहता है, पेड़ पौधा हाथी घोड़ा फलना फलना फलना, तो क्या बोलेंगे उसको, वन। क्या बोलेंगे, जंगल नहीं, वन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वन। आजा दोस्त। अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस वृक्ष संचरण से है। आपको पता है कि अमृता देवी जो है सबसे पहला वृक्ष बचाने का काम यही किए थे। कौन, अमृता देवी। तो मान लो शुरू में शुरुआत की थी, तो मान लो कि देखिए ऐसा से तो खराब नहीं बोलना इनके बारे में, मैं बोल रहा हूँ याद करने के लिए, ठीक है, कि अमृता बहुत खचड़ी थी, कोई काम का विरोध करती थी, है ना जी। मान लीजिए तो बोले खेजड़ी, खचड़ी से खेजड़ी, ठीक है। तो खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए अमृता देवी ने इसको मतलब लगाई थी कौन सा आंदोलन, चिपको आंदोलन, ठीक है। चलो फास्ट करता हूँ जी, टाइम हो गया। प्राकृतिक जल मार्ग पर जो डैम कंक्रीट अथवा छोटे कंकड़ से बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो चेक डैम। क्या कहते हैं, चेक डैम। क्या कहते हैं, चेक डैम। मतलब चेक करो जी, किसे बना के, कंक्रीट से और छोटे कंकड़ से, छोटे कंकड़ से। आजा मेरे भाई। कोयला, पेट्रोलियम परंपरागत ईंधन है जो किसके परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। बताइए कोयला कैसे बनता है, तो कोयला कब बनेगा, जब पेड़ पौधा सड़े गलेगा तब। अगर पेड़ पौधा का हो गया अपघटन तो बनेगा कोयला। अगर हो गया जीव जंतु का अपघटन तो क्या बनेगा, पेट्रोलियम। कहावत है धरती पर पहले राज था डायनासोर का, एक समय ऐसा आया कि कोई उल्का पिंड टकराया और सब जो है धरती के अंदर चप के दब के मर गया। जहां जहां पेड़ पौधा चपा दबा वहां बना कोयला, जहां जहां चपा जीव जंतु वहां बन गया पेट्रोलियम। ये आपको घटना है। तो क्या लिखा है, केवल प्राणियों के वृत्त से, नहीं जी इससे भी बनता है। केवल वनस्पति से, नहीं जी इससे भी बनता है। सब से बनता है जी, सभी से। देखो प्राणी से क्या बनेगा, पेट्रोलियम। वनस्पति पेड़ पौधे क्या बनेगा, कोयला। और सागरी प्राणियों माने जो सागर में है बड़ा बड़ा जीव, उससे भी क्या बनता है, पेट्रोलियम। इनमें से सभी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। आजा मेरे भाई। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन है, वैसा संसाधन जिसको मानव नहीं बनाया है, वो अपने आप बना है। कौन बनाया पता नहीं, मान लो भगवान बनाया, ठीक है, बताइए कौन। मृदा को हम लोग बनाए हैं, नहीं जी ये भगवान बनाए, तो बिल्कुल सही है, हो गया। कौन है, अच्छा अच्छा अच्छा, जल भी है, क्योंकि जल को हम लोग नहीं बनाया। वन भी है, वन को भी हम लोग नहीं बनाया। ये सभी खुद से बना हुआ है, यानी सभी के सभी होगा प्राकृतिक संसाधन। क्या यहां तक क्लियर है। चलिए एक दो क्वेश्चन और है, कर लेता हूं, उसके बाद बात करेंगे आपसे। कहता निम्नलिखित संसाधनों में से किन्हें संपोषित रूप में से उपयोग करने की आवश्यकता है। संपोषित समझते हैं, एकदम बचा बचक प्रयोग करना, सुरक्षित करके करना, इन्हें पूरा एकदम धड़े से पूरा खत्म कर दे। अब बताइए कोयले है,
अगर लगातार हम प्रयोग करेंगे तो 2050 तक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब हो ये रहा है। इस सभी, अब पेट्रोलियम है, इसको भी सोच समझ के, बन है, इसको भी कहते बने पूरा काट दिया। अभी नाम सुने, अरावलीम काट रहा है, अरावलीम बोल रहा है कि पूरा पहाड़ ढा दो। तो इस सब को एकदम सुरक्षित से प्रयोग करना चाहिए। तो इस सभी हम बोल सकते हैं, सभी कोयला भी, पेट्रोलियम भी और वन भी। ओके मेरे दोस्त, आ जाओ लास्ट क्वेश्चन। वो है उभयलिंगी, जरा मेल फीमेल दोनों रहे तो भैया केचुआ भी है, कृति भी है, हाइड्रा भी है, कौन नहीं है तो मछली नहीं है, हम दोनों आता है, मेल भी फीमेल भी। तो हमने आज में 40 क्वेश्चन किया। अब प्यारा सा कमेंट करिए कि 40 में से आपने कितना क्वेश्चन बनाया, आपसे कितनी क्वेश्चन बनी, जो मैंने पढ़ाया कितना क्वेश्चन अब से आप याद कर सकते हैं, जो मैंने ट्रिक दिया उसके सहारे से कितना क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आज का सेवा हम लोग यहीं शुरू करते हैं। कल हम लाएंगे, एक सेकंड, कल हम लाएंगे केमिस्ट्री ना बल्कि बायोलॉजी का 8वां चैप्टर। वो पहला है पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा परिवहन, चौथा उत्सर्जन, 5वां है समय नियंत्रण, 6ठा है जनन, 7वां है अनुवांशिकता, 8वां है हमारा पर्यावरण। समझिए, हमारा पर्यावरण। अब पर्यावरण फिर ज्योग्राफी में पढ़ना था, फिर यहाँ दे दिया है, तो उसको भी कल हम लेकर आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव 6ठा बायोलॉजी का 8वां चैप्टर पर्यावरण। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ऑल ऑफ दिस।